सभी को मेरा नमस्कार। सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है अनिल ढाका क्लासेस के अंदर। हम आज बात करेंगे दूसरे प्रीपद की, जिसका नाम है, एक तो हमने एचएमपी की बात कर ली थी अतिरिक्त पद के रूप में, दूसरा हमारा जो रहेगा एटनर डुओडो रोज पथ। इस पद की बात करते हैं तो यह अन्य वैकल्पिक परिपथ के अंदर आता है। इस परिपथ के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें ये जो परिपथ है ये कुछ जीवाणुओं के अंदर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कुछ जीवाणुओं के अंदर ये पाया जाता है। इसका अध्ययन सर्वप्रथम स्यूडोमोनास जो जीवाणु है, स्यूडोमोनास नामक जो जीवाणु है उसके अंदर किया गया था। अपने नाम पढ़ा है, स्यूडोमोनास नामक जीवाणु के अंदर किया गया था। ये पथ जो होता है शर्करा के पायरुविक अम्ल का जो विखंडन है, जो पायरुविक अम्ल तक के विखंडन है उसको दर्शाता है। शर्करा के जो पायरुविक अम्ल तक जो विखंडन होता है उसको दर्शाता है। मुख्य बात इसकी ये है। इसके अलावा बात करें, इस पथ पर बनने वाले मध्यस्थ पदार्थ जो है वो सामान्यतया ग्लाइकोलिसिस में बनने वाला पदार्थों से भिन्न होते हैं। ग्लाइकोलिसिस पदार्थों में जो बनते हैं उनसे क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। इस प्रकार के परिपथ को एटनर डिओडोरोज पथ कहा जाता है। और एक हमने इससे पहले एचएमपी या ट्रिपल पी, ठीक है ना, उसकी बात हमने कर ली थी। तो ये अन्य परिपथ थे, दो आपके दिए हुए हैं, उनकी हमने विस्तार से बात कर ली। अब हम आगे जो बात करने वाले हैं, नए टॉपिक की जो बात करने वाले हैं वो है श्वसन क्रिया में श्वसन धारों के अंतर संबंध। श्वसन क्रिया में श्वसनाधारों के अंतर संबंध। श्वसन क्रिया में श्वसनाधार हमने पहले पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, जिसमें प्राथमिक श्वसनाधार या क्रियाधार कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके बाद में प्रोटीन, वसा जो है वो काम में आते हैं। उनके अंदर हम अंतर संबंध की बात करेंगे। बच्चों, मैं अगर चाहता तो आज ये चैप्टर पूरा करवा सकता हूँ, लेकिन जो बच्चे नोट्स ऐड करते हैं उनको फिर बहुत ज़्यादा होमवर्क हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर आसानी से पूरा हो सकता था। इसलिए मैंने आज ये चैप्टर जो है पूर्ण करने का विचार नहीं रखा है। कल इस चैप्टर को हम पूरा करेंगे, क्योंकि जो बच्चे नोट्स बनाते हैं, जो बच्चे नोट्स लिखते हैं, उनके लिए बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। इसलिए मैंने जो आगे इसके भाग हैं उनको एक भाग और बनाने की कोशिश की है, जिससे क्या है उनका जो होमवर्क लोड है वो ज़्यादा न हो। इसलिए हम आसानी से इसको आज पढ़ेंगे। श्वसन क्रिया में श्वसनाधार के अंतर संबंध पढ़ेंगे और इसके बाद में एक नया टॉपिक है श्वसन गुणांक, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद में कल वाले वीडियो में दो टॉपिक रहेंगे, श्वसन संबंध और श्वसन का महत्व, और दूसरा इसको प्रभावित करने वाले कारकों की हम लोग बात करेंगे। उसके बाद में ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट श्वसनाधार होते हैं। श्वसन क्रिया में श्वसनाधार के रूप में हमने कार्बोहाइड्रेट का ही उपयोग की बात की थी, लेकिन कुछ पादपों में प्रोटीन, वसा तथा कार्बनिक अम्ल भी इसमें हो सकते हैं। ये बात भी हम कर चुके हैं। तो इनके मध्य जो संबंध है उस संबंध की अभी हम बात करने वाले हैं। वो संबंध क्या होगा? संबंध देखिए क्या होगा। हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट की, बात की थी। अब मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, वैसे ही आपको लिखना है। अगर श्वसनाधार कार्बोहाइड्रेट हो, ठीक है, मुख्य कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट किस में बदलता है? ग्लूकोज में बदलता है। किस में बदलता है? ग्लूकोज में बदलता है। ग्लूकोज आगे जो है वो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया द्वारा
किस में बदल जाता है? ग्लूकोज जो है वो पाइरुविक अम्ल में बदल जाता है। हम पढ़ चुके हैं। किस में बदल जाता है? पाइरुविक अम्ल में बदल जाता है। ठीक है। पाइरुविक अम्ल अब किस में बदलता है? एसिटिल कोएंजाइम ए में बदलता है। एसिटिल कोएंजाइम ए में परिवर्तित होता है। और ये एसिटिल कोएंजाइम ए जो है ये क्रेब्स चक्कर में प्रवेश करके, कौन से चक्कर में प्रवेश करके? क्रेब्स चक्कर में प्रवेश करके, आप लोगों को पता है इसके द्वारा जो है H2O और CO2 का त्याग किया जाता है। H2O और CO2 का त्याग किया जाता है और साथ में जो बनता है वो बनता है NADH प्लस H प्लस या फिर FADH प्लस H प्लस का निर्माण जो है वो होता है। ये बनने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर प्रवेश करता है, जिससे फिर ATP का निर्माण होता है। ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है। ये कार्बोहाइड्रेट श्वसनधार होने पर ये क्रियाएं होती हैं, जिसमें आपको मैं बता देता हूं, आप लोगों को पता है इस पाइरुविक अम्ल तक कार्बोहाइड्रेट से लेकर पाइरुविक अम्ल बना है। ये क्रिया आपको पता है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। किसमें संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। और उसके बाद में पाइरुविक अम्ल है वो क्रेब्स चक्कर में प्रवेश कर जाता है। किसमें? क्रेब्स चक्कर में प्रवेश कर जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आगे की क्रिया जो है वो होती है। किसके अंदर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आगे की क्रिया जो है वो होती है। ये कब होता है? ये कार्बोहाइड्रेट श्वसनाधार होने पर होता है। सामान्यतः यही होता है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर कौन श्वसनाधार हो, अगर श्वसनाधार वसा हो, कौन हो? वसा हो। श्वसनाधार कौन हो? वसा हो। तो वसा से आपको बता देता हूं मैं, ग्लिसरॉल बनता है। कौन बनता है? ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। वसा से किसका निर्माण हो? यहाँ पे ग्लूकोज था, यहाँ पे क्या बनेगा? ग्लिसरॉल बनेगा। और ये ग्लिसरॉल जो है ये PGAL के माध्यम से इस ग्लाइकोलाइसिस में पहुंचेगा। किस में पहुंचेगा? ग्लाइकोलाइसिस के अंदर पहुंचेगा। और उसके बाद में पाइरुविक अम्ल, एसिटिल कोएंजाइम ए, क्रेब्स चक्कर, ये पूरी प्रक्रिया जो है वो संपन्न होगी। या फिर वसा से वसीय अम्ल बनते हैं। वसा से क्या बनते हैं? वसीय अम्ल बनते हैं। और ये वसीय अम्ल सीधा एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण करते हैं। फिर ये पूरी प्रक्रिया जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती रहती है। ये कौन होने पर? वसा होने पर। या तो ग्लिसरॉल जो ग्लाइकोलाइसिस में पहुंच के पाइरुविक अम्ल का निर्माण करता है, फिर एसिटिल कोएंजाइम ए, उसके बाद में क्रेब्स चक्कर, और ये आगे जो अंतिम रूप है ATP वो प्राप्त हो जाता है। अब अगर श्वसनाधार के रूप में प्रोटीन हो, कौन हो? प्रोटीन हो। श्वसनाधार के रूप में अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन से एमिनो अम्लों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एमिनो अम्लों का निर्माण होता है। ये एमिनो अम्ल जो है इससे पाइरुविक अम्ल, कौन? पाइरुविक अम्ल व एसिटिल कोएंजाइम का निर्माण होता है। इसके बाद में ये पूरी प्रोसेस है वो चलती रहती है। तो इस प्रकार से ये जो आपको साइकिल दिखाई दे रहे हैं, ये वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मध्य अंतर संबंध स्थापित करता है। तो इस प्रकार से मैंने ये बना दिया है आपके नोट्स के अंदर, आप लोग इसको याद रख सकते। अगर आपको थ्योरी लिखनी हो तो आप वसा के बारे में, वसा से सर्वप्रथम ग्लिसरॉल या वसीय अम्ल जो आगे एसिटिल कोएंजाइम से क्रेब्स चक्कर में प्रवेश करके इस प्रकार से ATP ऊर्जा जो है प्राप्त करवाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का इस प्रकार से ये लिख सकते हो। प्रोटीन हो तो आप लोग ये लिख सकते हो। यहाँ पाइरुविक अम्ल तक की सभी घटनाएं साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं और इसके बाद की घटनाएं जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती हैं। तो ये था श्वसन क्रिया में श्वसनाधार के अंतर संबंध की हमने बात कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं नए टॉपिक की, जिसका नाम है, एक प्रश्न भी आप मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, कि श्वसन एक उभयचयी क्रिया है। श्वसन एक उभयचयी क्रिया है।
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि श्वसन एक उभयचयी क्रिया है, इसको समझाइए। बिल्कुल सही बात है, श्वसन एक उभयचयी, उभय का मतलब होता है दोनों, अर्थात श्वसन की क्रिया अपचय व उपचय दोनों प्रकार से क्रिया जो है वो करती है, इसलिए इसको उभयचयी क्रिया कहा जाता है। कैसे कि कार्बनिक पदार्थों के विघटन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अगर कार्बनिक पदार्थ जो हैं, कार्बनिक पदार्थ है, इनका विघटन होगा, टूटेंगे, तब उसे क्या बोलते हैं? अपचय बोलेंगे। और अगर कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होगा, अगर निर्माण होगा, तब उसे क्या बोलते हैं? उपचय बोलते हैं। तो ये दोनों क्रियाएं जो हैं वो श्वसन में होती हैं। अब विघटन भी होता है कार्बनिक पदार्थों का और संश्लेषण भी होता है, श्वसन में दोनों क्रियाएं होती हैं, इसलिए इसे उभयचयी क्रिया कहा जाता है, या अंग्रेजी में इसे आप लोग एम्फीबोलिक भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? एम्फीबोलिक भी इसको आसानी से बोल सकते हो। इसके बाद में हमारा टॉपिक रहेगा श्वसन गुणांक। श्वसन गुणांक इम्पोर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। शॉर्ट में इसको RQ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RQ इसको बोला जाता है। सबसे पहले इसकी परिभाषा, हमें पता है कि श्वसन की क्रिया में एक तो CO2 की चर्चा होती है और एक O2 की चर्चा होती है। O2 तो ग्रहण की जाती है और CO2 क्या की जाती है? मुक्त की जाती है। इन दोनों को ही श्वसन गुणांक, इनके अनुपात को ही क्या कहा जाता है? श्वसन गुणांक कहा जाता है। इनके अनुपात को क्या कहा जाता है? श्वसन गुणांक। कैसे कि मुक्त होने वाली CO2 का आयतन व प्रयुक्त होने वाली O2 का आयतन क्या कहलाता है? RQ या श्वसन गुणांक कहलाता है। तो श्वसन में मुक्त होने वाली CO2 का आयतन और O2 के तथा प्रयुक्त होने वाली O2 के आयतनों का अनुपात क्या कहलाता है? श्वसन गुणांक कहलाता है। तो इसका श्वसन गुणांक का जो सूत्र अब क्या हो जाए? CO2 का आयतन बटा O2 का आयतन, इसका आप सूत्र लिख सकते हो। अब देखो, श्वसन में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न क्रियाधारों के श्वसन गुणांक भी अलग होंगे, विश्वसनाधार अलग अलग होंगे। जैसे अगर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, कार्बनिक अम्ल होते हैं तो उन सभी का RQ है वो क्या होगी? भिन्न भिन्न होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम लोग बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का RQ कैसे निकालेंगे? तो हमेशा याद रखना, कार्बोहाइड्रेट जो है उसका RQ हमेशा एक या इकाई होता है। क्यों होता है? कई बार प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कार्बोहाइड्रेट का RQ एक क्यों होता है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब श्वसनधार होगा तो उसमें हमेशा याद रखना CO2 व O2 का जो मान होता है, आयतन होता है, वो समान होगा। चाहे CO2 का आयतन हो चाहे O2 का आयतन हो, अर्थात CO2 और O2 दोनों समान मात्रा में होंगी। समान मात्रा में होंगी जैसे मान लीजिए C6H12O6 ग्लूकोज है, ये 6 अणु ऑक्सीजन के ग्रहण करके 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 अणु जल के बनाती है और साथ में ऊर्जा निकलती है। तो इसमें CO2 और O2 का आयतन देखिए 6 है, तो कार्बोहाइड्रेट की RQ बराबर CO2 का आयतन और O2 का आयतन, CO2 का भी 6 और O2 का भी 6, तो ये कट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसलिए कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक हमेशा ही 1 होता है, क्योंकि इनमें O2 और CO2 जो प्रयुक्त और मुक्त होती हैं उनका मान सदैव समान होता है। इसके बाद में 2 नंबर अगर हम बात करें तो 2 नंबर हम बात करेंगे वसा की, कि वसा का श्वसन गुणांक क्या होगा? वसा का श्वसन गुणांक, तो देखिए वसा का श्वसन गुणांक जो है, वसा जो है कब श्वसनाधार के रूप में कार्य करेगी? तेलीय बीजों जैसे सरसों, मूंगफली, कपास के बीजों के अंकुरण के समय श्वसन में क्रियाधारा वो वसा होती है। तो इसका RQ हमेशा 1 से कम होता है। क्या होता है? 1 से कम होता है। प्रश्न वही उठता है 1 से कम क्यों होता है? तो 1 से कम इसलिए होता है क्योंकि वसा के ऑक्सीकरण के लिए वायुमंडल से O2 की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। O2 की क्या होती है? अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम निकलती है। तो क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए ट्राईपामीटीन जो है
2C51 H98 O6, ये 145 ऑक्सीजन अणुओं के साथ मिलकर ये 102 CO2 के अणु त्यागता है और साथ में 98 जल के अणु बनाता है। तो यहाँ पे O2 और CO2 कितने हैं और O2 CO2 102 हैं और O2 कितने हैं 145, इनको काटोगे तो 0.7 आएगा। तो RQ हमेशा ही क्या होती है, 1 से कम होती है, अर्थात 0.7 वसा की होती है। 3 नंबर अगर हम बात करें प्रोटीनों का शोषण गुणांक, प्रोटीनों का शोषण गुणांक भी अगर हम बात करें तो इसका भी 1 से कम ही होता है। क्या होता है, 1 से कम है। और ज़्यादातर प्रोटीन शोषणाधार के रूप में जब होता है जब मनुष्य लंबे समय तक व्रत रखे या रोटी ना खाए या भोजन ना ले, और ये प्रोटीन क्रियाधार है वो व्यक्ति को मृत्यु की ओर ले जाता है। इसका 1 से कम होता है, अर्थात लगभग 0.7 से 0.9 के बीच होता है, अर्थात वसा के जो शोषण गुणांक है उससे थोड़ा सा अधिक होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने आज इतनों की बात की। कल हम 2 कार्बोक्सिलिक अम्लों के शोषण गुणांक और अन्य मासल जो हैं उनके अंदर बात करेंगे। ये शोषण गुणांक वाला टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, क्योंकि होमवर्क आपका ज़्यादा हो जाएगा। कल इस चैप्टर को समाप्त करके इस यूनिट का अगला चैप्टर जो 12 नंबर है उसको शुरुआत हम लोग करेंगे।